हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे थे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 जिसका नाम है लास्ट लेसन। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने कल इस चैप्टर को एंड किया था। तो हमने देखा था कि सभी विलेजर्स बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को कभी ढंग से सीखने की कोशिश नहीं की थी। और उन सभी लोगों ने एम हैमिल जो कि फ्रांस के फ्रेंच टीचर हैं उनको थैंक्स किया था। थैंक्स इसलिए क्योंकि उन्होंने 40 ईयर से अपनी सर्विसेज को बिल्कुल फेथफुल रखा और सभी को फ्रेंच सिखाने की पूरी कोशिश की। तो अब आज लेसन शुरू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांस की अब बारी आ चुकी है पार्टिसिपल्स को रीड करने की। एम हैमिल ने जैसे ही कल कहा था कि वो सभी से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे, तो आज फ्रांस की बारी अब आ चुकी है सभी बच्चों के बाद कि वो पार्टिसिपल्स को डिस्क्राइब करें। पर जब फ्रांस खड़ा हुआ तो उसने सोचा कि आज मैं पार्टिसिपल्स को पूरी ईमानदारी से सुनाऊंगा और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करूंगा। पर जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसको पहला वर्ड भी नहीं आता पार्टिसिपल्स का। तो इसलिए वो खड़ा होता है पार्टिसिपल सुनाने के लिए, पर वो कंफ्यूज हो जाता है। और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। और उसको इतना साहस नहीं होता कि वो अब अपने टीचर एम हैमिल की तरफ देख भी सके, क्योंकि उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके टीचर का आज आखिरी दिन है और आज भी वो पार्टिसिपल्स सुना नहीं सका और आज के बाद वो पार्टिसिपल्स या फ्रेंच लैंग्वेज को कभी देख भी नहीं पाएगा। अब इसके बाद एम हैमिल फ्रांस को अपने पास बुलाते हैं। वो उसे डांटते नहीं पर उसे प्यार से समझाते हैं कि फ्रांस हमेशा कहता रहता है कि मैं कल याद करूंगा, कल याद करूंगा, कल याद करूंगा। परंतु फ्रांस ने अपने लेसन को कभी भी याद नहीं किया और अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी है कि वो अपने फ्रेंच लेसन को कभी भी याद कर पाए। एम एम एल कहते हैं कि ये केवल फ्रांस की गलती ही नहीं है, इसमें गलती पूरे डिस्ट्रिक्ट एलसीएस की है। एलसीएस की गलती इसलिए है क्योंकि एलसीएस के जो सभी लोग हैं, हर विलेजर, वो सभी याद करने को कल पर टालते रहते हैं। वो कभी भी अपने काम को आज नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं इस काम को कल करूंगा और उसे कल पर ही टाल देते हैं और कभी भी उस काम को पूरा नहीं करते। इसके साथ साथ एम एम कहते हैं कि अब जब जर्मनी का कब्जा एलसीएस पर हो चुका है, तो अब जर्मनी के लोगों को ये अधिकार मिल गया है कि वो हमको ये कह सकें कि हम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, यानी फ्रांसीसी लोग कहते हैं, परंतु हम अपनी ही भाषा को ना ही लिख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। अब जर्मनी के लोगों को हमें दबाना आसान हो गया है, क्योंकि हम अपनी ही भाषा को ना तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं, और जर्मनी के लोग हमें ये कहकर अब चिढ़ा सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद एम हैमिल कहते हैं कि इसमें फ्रांस और विलेजर्स के अलावा उसके माता पिता यानी फ्रांस के पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। वो सोचते हैं कि फ्रांस को फार्म में या मिल पर काम करने के लिए जाना चाहिए ताकि वो घर के लिए थोड़े और पैसे कमा सकें। अब फ्रांस इसलिए कभी कभी मिल और फार्म पे भी जाता था ताकि वो कुछ पैसे कमा सके अपने घर के लिए। तो इसमें उसके माता पिता की भी गलती है कि उन्होंने फ्रांस को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसके साथ साथ एम हैमिल कहते हैं कि इसमें गलती उनकी भी है, क्योंकि वो कई बार फ्रांस और उसके दोस्तों को पानी देने के लिए भेज देते थे पौधों को। वो कहते थे कि आज पौधों को पानी डालाओ, आज गार्डन में घुमाओ। तो इसलिए इनमें उनकी भी गलती है कि उन्होंने उनके लेसन को याद करवाने की जगह उन्हें पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया। इसके अलावा एम हैमिल कहते हैं कि वो कई बार एक हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें फिशिंग पर जाना होता था। अब फिशिंग पर जाने के लिए हॉलीडे डिक्लेयर करना अच्छी बात नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि मेरी गलती इसलिए भी है क्योंकि मैं बिना बात के ही छुट्टी बता दिया करता था जबकि मैं फिशिंग पर जाता था। अब एम एम एल कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल और सबसे सुंदर भाषा है। तो आप देख सकते हैं कि एम एम एल को फ्रेंच के प्रति कितना लगाव है और वो फ्रेंच भाषा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए वो उसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं सभी लोगों को, जो विलेजर्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, कि वो सभी अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करें, गार्ड करें, यानी अपनी भाषा को बचाए रखें। यानी जर्मनी अब उनको सीखनी तो पड़ेगी, परंतु वो फ्रेंच लैंग्वेज को भी भूले नहीं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके हिसाब से जब लोग कैद कर लिए जाते हैं, जब लोगों पर दूसरे लोगों का आधिपत्य हो जाता है, तो जितनी देर तक वो अपनी भाषा पर टिके रहेंगे उतनी देर तक वो मेंटल रूप से फ्रीडम के साथ जी सकेंगे। यानी वो तब तक किसी और के गुलाम नहीं बनेंगे जब तक उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा का उनके ऊपर कंट्रोल होगा। अब यदि जर्मनी के लोग यहाँ पर आगे जर्मन सिखा रहे हैं, सिखाएंगे आगे जब, तो अगर ये सभी लोग जर्मन भाषा बोलने लग गए और फ्रेंच को इन्होंने छोड़ दिया, तो ये पूरी तरह से उनके कब्जे में चले जाएंगे। ये मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से बंदी हो जाएंगे और कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करें ताकि वो मेंटल रूप से आज़ाद रहें और कभी भी जर्मन भाषा का आधिपत्य एलसीएस पर ना होने दें। अब आज फ्रांस ये नोटिस कर रहा था कि जब उसके टीचर प्यार से समझा रहे हैं सब चीज़ें बिना गुस्से के, और जब आज फ्रांस को उनके ग्रेट आयरन रूलर और किसी और चीज़ का डर नहीं लग रहा, तो फ्रांस देखता है कि आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा फ्रांस के लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, क्योंकि फ्रांस जानता है कि आज तक वो कभी भी अपने लेसन को ठीक से याद नहीं कर पाया था, परंतु आज वो सारी चीज़ें ध्यान से सीख पा रहा है, क्योंकि आज उसने पहली बार क्लास में ध्यान दिया है और आज वो किसी भी चीज़ से बोर नहीं हो रहा। अब फ्रांस अपने टीचर की तरफ देखता है और अपनी लैंग्वेज को भी याद करता है
और ये दोनों वो एक दूसरे तरीके से दिखता है। यानी हर पल तो वो अपने टीचर को एक खड़ूस टीचर, एक संकी डराने वाला टीचर समझता था, परंतु आज वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखता है, दूसरे नज़रिए से देखता है कि उसकी जो टीचर है वो एक स्वीट पर्सन है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने देश के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वो एक पैट्रियोटिक पर्सन है और वो बुरे नहीं हैं, भले ही वो कितना ही गुस्सा करते हो परंतु वो एक अच्छे आदमी है। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो भी उसकी मातृभाषा है और उसे इस भाषा को जरूर सीखना चाहिए, वो ऐसे सोचता है। वो देखता है कि आज फ्रेंच लैंग्वेज उसको बहुत ईजी लग रही है, हमेशा तो उसको वो डिफिकल्ट लगती है, परंतु आज फ्रेंच उसके लिए सीखना बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि आज एमएमएल ने पहली बार इतने प्यार से उसे कोई चीज़ समझाई और वो भी पूरे ध्यान से कोई चीज़ समझ पा रहा है। अब ये सोचने के साथ साथ उसे बुरा भी लगता है कि आज उसका फ्रेंच लेसन है कि जो लास्ट है फ्रेंच लेसन, कि आज लास्ट बार लेसन हो रहा है फ्रेंच का, और अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को उनके टीचर से कभी नहीं सीख पाएगा, उसके टीचर भी कल ही से कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो इसके लिए बहुत दुखी होता है और अपनी गलती को मानता है। अब फ्रांस कहता है कि इन सभी चीज़ों के बाद, पार्टिसिपल्स को सुनाने के बाद, उनके राइटिंग का लेसन आया आगे। मतलब जैसे पीरियड होते हैं ना अलग अलग क्लास के अंदर, तो पार्टिसिपल्स के पीरियड के बाद उनका पीरियड आया राइटिंग का, तो अब उन्होंने एक राइटिंग में लेसन किया। इसके बाद राइटिंग के लेसन के लिए एम हैमिल ने उन्हें कुछ कॉपियाँ बांटी, नई कॉपियाँ, जिनके ऊपर फ्रांस एल्सेस बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड लेटर में लिखा हुआ था, यानी कर्सिव में कुछ लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस बड़े बड़े अक्षरों में। ये एम हैमिल का फ्रांस के प्रति प्यार को दर्शाता है। उन्होंने ये सभी कॉपी अपनी क्लास में बच्चों को बांट दी और जो विलेजर्स थे उनको भी। इसके बाद फ्रांस देखता है कि सब अपनी राइटिंग के लेसन में गुम हो चुके हैं और सभी लोग मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं। इस दौरान वो देखता है कि जो क्लास की विंडो खुली हुई थी उसमें से कुछ बीटस उड़कर अंदर आ गए। जब बीटस अंदर आए तो उसने देखा कि कोई भी बच्चा आज बीटस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यूजुअली क्या होता है कि सभी बच्चे बीटस आने पर उनको देखने लग जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, परंतु आज कोई भी बीटस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सभी अपने काम में लगे हुए थे और आज पहली बार क्लास इतनी शांत थी और सभी अपना काम मन लगाकर कर रहे थे। इसके बाद फ्रांस बाहर देखता है और जब बाहर वो विंडो से देख रहा होता है तो उसको कुछ पिजन्स दिखते हैं छत पर, जो कि कू की आवाज़ में बातें कर रहे थे। तो जब फ्रांस ये देखता है तो उसके दिमाग में विचार आता है, वो सोचता है कि अब जर्मनी का कब्जा जो एल्सेस पर हो गया है तो ये सभी लोग जर्मनी के हमें तो जर्मन सीखने के लिए मजबूर कर देंगे, पर क्या ये लोग इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे? यानी फ्रांस सोचता है कि एक बहुत बड़ी बात कही है फ्रांस ने कि जब एक देश के लोगों का आधिपत्य दूसरे देश के लोगों पर हो जाता है तो वो केवल लोगों को ही नियंत्रित कर सकते हैं, वही फिजिकल रूप से, परंतु मेंटली वो ना तो एनिमल्स को अपने कब्जे में कर सकते हैं ना ही नेचर को। नेचर एनिमल हमेशा ये फ्री रहेंगे, तो वो सोचता है कि उसको ही मेंटल रूप से फ्री रहना चाहिए और फ्रेंच लैंग्वेज को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग जो ये कबूतर हैं इनको जर्मन में कभी भी गवा नहीं सकते, ये कबूतर कभी भी कू करके जर्मनी में नहीं बोलेंगे, इनकी अपनी भाषा है और ये लोग इनकी भाषा को नहीं बता सकते। अब फ्रांस एम हैमिल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो एम हैमिल है वो अपनी सीट पर बहुत ही उदास बैठे हुए हैं। उदास होंगे क्योंकि उनको पता है कि कल उन्हें इस कंट्री को छोड़कर जाना पड़ेगा और ये उनका लास्ट लेसन है, आज उनका आखिरी दिन है और वो इसलिए बहुत उदास हैं। एम हैमिल जो वहाँ पर सीट पर बैठे हुए हैं मोशनलेस, यानी वो अस्थिर, बिना ही ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनकी मौत हो चुकी हो, क्योंकि आज उनकी मौत अंदर से हो चुकी है, क्योंकि आज वो जानते हैं कि वो जिंदा तो हैं परंतु एक तरह से उनसे उनकी आज़ादी, उनका रुतबा सब छीन लिया गया है। आज वो मोशनलेस तरीके से बैठे हुए हैं, आज वो ये हर तरफ देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक एक चीज़ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि कल से वो ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे। वो एक एक चीज़ पर बार बार देखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो हर चीज़ की यादें अपने मन के अंदर बसा लेना चाहते हैं, वो हर चीज़ की फ़ोटो अपने दिल और दिमाग में बसा लेना चाहते हैं उस छोटे से स्कूल कमरे के जिसमें उन्होंने 40 साल अपनी सेवाएं दी हैं। अब उनको 40 साल हो ही चुके हैं स्कूल में पढ़ाते हुए, तो वो देखते हैं कि इस स्कूल में कुछ भी नहीं बदला है। जो उनके बेंच और डेस्क है वो स्मूथ हो चुके हैं, यानी वो घिस चुके हैं, और उनका विंडो के बाहर गार्डन भी वैसा ही है और उनके जो सामने क्लास बैठी हुई थी वही वैसी की वैसी है। पर वो देखते हैं कि जो उन्होंने बाहर गार्डन में अखरोट का पेड़ लगा हुआ देखा था वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि एमएमएल बच्चों को पानी देने के लिए पेड़ों को भेजते थे तो वो उनसे पेड़ भी लगवाते थे कभी कभी। तो वो देखते हैं कि जो बाहर गार्डन में अखरोट का, वालनट का पेड़ लगा हुआ है वो अब बड़ा हो चुका है 40 सालों के अंदर, और जो होपवाइन यानी बेलगिरी का जो पेड़ है जो उन्होंने खुद अपने हाथों से वहाँ गार्डन में लगाया था वो भी अब 40 सालों में बहुत बड़ा हो चुका है, और उसकी जो बेल है वो खिड़की के चारों तरफ आ चुकी है और छत तक पहुँच गई है। ये चीज़ें वहाँ पर बदली हुई उनको नजर आ रही थी। अब हम देखते हैं कि नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है क्लास के नीचे से, तो सभी बच्चे ये आवाज़ सुनते हैं और फ्रांस को फिर पता चल जाता है कि जो नीचे से आवाज़ आ रही है वो एम हैमिल की सिस्टर की है। जो एम हैमिल की सिस्टर है वो नीचे के कमरे में अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर रही थी, क्योंकि आज उनका और उनके भाई एम हैमिल का यहाँ पर लास्ट दिन है और कल उन्हें इस कंट्री को छोड़ के जाना है, क्योंकि उनको तो फ्रेंच आती है और वो फ्रेंच ही पढ़ा सकते हैं, और अब वो फ्रांस के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहेंगे और आज उन्हें एल्सेस को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब एम हैमिल बहुत ही टूटा हुआ फील करते हैं, यानी वो बहुत ही सैड है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, पर उनको फिर भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जो फ्रांस है वो कहता है कि हम सभी अपना लेसन कर रहे थे, सभी यूनिसन में लेसन को रिपीट कर रहे थे, अब उनका हिस्ट्री का लेसन आ गया था राइटिंग के बाद, और अब फ्रांस कहता है कि उसके पास इन सभी चीज़ों को सहने का करेज था। यानी वो जानता तो है लास्ट लेसन आज फ्रेंच लैंग्वेज का, परंतु उसके पास ये साहस है कि वो इन सभी चीज़ों को सह सके और आज अपने लास्ट फ्रेंच लेसन को पूरे मन से सीखे और इसमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बनाए रखे।
अब फ्रांस कहता है कि जब उनका हिस्ट्री का लेसन हो रहा था उसके बाद जो वहाँ पर बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी क्लास में बैठे हुए थे, उन्होंने चैंट यानी बोलना शुरू कर दिया बा बेबी बोबू। ये बा बेबी बोबू कुछ वावल्स के रूप है। जब बच्चों को वावल सिखाए जाते हैं A E I O U, तो इन अक्षर का प्रयोग B C D F K जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सभी वर्ड्स की अलग अलग स्पेलिंग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के लिए किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। अब जब बच्चों ने ये बा बेबी बोबू शुरू कर दिया था बोलना, तो उसके साथ साथ जो होजर है, जो ओल्ड होजर अपनी प्राइमर लेके आए थे, उन्होंने भी खड़े होकर लेटर्स को बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी आज पहली बार इन लेटर्स को ध्यान से पढ़ रहे थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर आज वो अपनी बुक को खोलकर इन लेटर्स को पढ़ रहे थे बच्चों के साथ, और वो रो भी रहे थे। मतलब वो पढ़ भी रहे थे और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। अब फ्रांस कहता है कि ये थोड़ा फनी हो गया था, क्योंकि वो बोल भी रहे थे और साथ में रो भी रहे थे। पर फ्रांस कहता है कि आज कोई भी हंसा नहीं। कोई भी क्यों नहीं हंसा? क्योंकि सबको पता है ये बहुत ही दुखी अवसर है। आज सभी अपना दुख प्रकट करने आए हैं और आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो इस दुख के अंदर उनकी इस छोटी सी फनी चीज़ का हास्य नहीं हो पाया। अब फ्रांस कहता है कि जब ये चीज़ें चल रही थी तो एकदम से जो चर्च, जो उनके स्कूल के पास चर्च था, उसमें 12 बज गए और 12 बजे फ्रांस और उसके दोस्तों की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। तो फ्रांस कहता है कि 12 एकदम से चर्च के लोग में बज गए, और जो वहाँ पे मंदिर है, जो चर्च को वहाँ पे मंदिर कहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ का मंदिर वही है दूसरी कंट्री ऑफ फ्रांस में, तो वहाँ पर मंदिर में घंटियाँ बज गई और 12 बजने के बाद चर्च के लोग में से आवाज़ भी आने लग गई कि 12 बज गए। इसी टाइम पर खिड़की के बाहर दिखता है कि जो पर्शियन सोल्जर्स है, जो ड्रिलिंग पे गए हुए थे, जो मार्च कर रहे थे, वो अपने ट्रम्पेट्स को बजाते हुए वापस आ गए हैं। मतलब उन्होंने अपनी ड्रिलिंग पूरी कर ली है और आज वो ट्रम्पेट्स को बजाते हुए अब वापस आ गए हैं। अब जब ऐसा हुआ, जब चर्च के लोग में 12 बज गए, मंदिर घंटियां बज गई, पर्शियन सोल्जर्स अपने ट्रम्पेट्स के साथ वापस आ गए, तो उसी समय MML में सीट से खड़े हुए, उनका चेहरा और वो खुद बहुत ही पीले पड़ चुके थे, यानी वो बहुत दुखी थे। तो अब जैसे ही अपनी चेयर से उठे तो फ्रांस को लगा कि आज MML कुछ ज़्यादा ही लंबे दिख रहे हैं, क्योंकि वो जनरली उन्हें कुछ से बैठा हुआ देखता था और जब उनकी छुट्टी हो जाती थी MML उसकी कुछ देर बाद जाया करते थे। पर आज MML जैसे ही खड़े हुए, फ्रांस को लगा कि आज वो बहुत ही लंबे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लंबा एक तरह से उनके कद को भी दिखाने के लिए और दूसरा उनकी पर्सनैलिटी, उनके अपनी कंट्री के प्रति प्यार को दिखाने के लिए भी उन्हें थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। तो अब जैसे ही वो खड़े हुए तो ब्लैक बोर्ड के पास गए और वहाँ पे उन्होंने चौक को उठाया और ब्लैक बोर्ड पे बड़े बड़े लेटर्स में लिख दिया वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक पैट्रियोटिक पर्सन है, तो उन्होंने कहा फ्रांस आबाद रहे, फ्रांस की कभी हार ना हो। हालांकि वो जानते हैं कि ऐसे इस पर कब्जा हो चुका है, परंतु फ्रांस के सभी डिस्ट्रिक्ट अभी जर्मनी के हाथों में नहीं गए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि फ्रांस अपनी कामयाबी को लेकर सतर्क रहे और फ्रांस कामयाब हो अपनी आज़ादी को वापस प्राप्त करने के लिए। अब वाइवा ला फ्रांस को लिखने के बाद MML ब्लैक बोर्ड की तरफ ही अपना मुंह करके खड़े रहे और ब्लैक बोर्ड पर झुक गए। ब्लैक बोर्ड पर झुक के खड़े होने के बाद उन्होंने सबको कहा कि अब आप सभी घर जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, अलविदा। तो अब फ्रांस क्लास से बाहर आ गया। उसको बहुत बुरा लगा कि आज वो MML को आखिरी बार देख रहा था, परंतु ये उसे सहना ही था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था लास्ट लेसन। अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर को हमने लास्ट लेसन क्यों कहा। और एक अच्छी बात यह भी है, जो एल्सेस डिस्ट्रिक्ट था, इस लड़ाई के बाद वो फिर से फ्रांस में शामिल हो गया था, पर वो जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई में बहुत बार, कई बार जर्मनी के हाथों में गया, कई बार फ्रांस के हाथों में गया। तो अब जो एल्सेस है, प्रेजेंट का एल्सेस, वहाँ पर फ्रेंच और जर्मनी दोनों कल्चर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जर्मनी भाषा भी बोली जाती है और फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि दोनों तरह के लोग वहाँ उपस्थित हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय। थैंक्स।